slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला और राष्ट्रीय लोकदल की इस पहली प्रेस वार्ता में और इस पहले राजनीतिक कार्यक्रम में आप सब आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने देखिए, प्रत्येक राजनीतिक दल का एक उद्देश्य होता है संगठन का विस्तार। तो विगत 2 वर्षों में राजनीतिक दल के रूप में राष्ट्रीय लोकदल की जो उपलब्धियां रही हैं वो बड़ी ही अलौकिक रही हैं और उससे हमारे कार्यकर्ताओं में, पार्टी के कैडर में बहुत उत्साह है। और हम उत्तर प्रदेश से राजस्थान, जैसे उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार में सहभागिता है, हमारी केंद्र में सहभागिता है, राजस्थान में हमारे विधायक हैं जो पिछली सरकार में मंत्री थे। तो हमें अन्य राज्यों से भी इस तरीके से जो समाज और देश के प्रति लोग अच्छी सोच रखते हैं उन्होंने संपर्क स्थापित किया और हम अन्य राज्यों में अपना विस्तार कर रहे हैं, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर में हम 10 सीटों पर अभी चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हम संगठन विस्तार की कड़ी में हैं। झारखंड में प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये मुहिम छेड़ी गई है उसमें उनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। इसके साथ में हम अन्य प्रदेशों में, उत्तराखंड में हमारी बॉडी गठित हो गई है, वहाँ भी जा रहे हैं। तो झारखंड में ये हमारा पहला आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन है। उम्मीद करते हैं कि अब ये रेगुलर बेसिस पे जल्दी और ज़्यादा होंगे। तो हमें खुशी है झारखंड आकर के, चूँकि अध्यक्ष जी ने ये कार्यक्रम रखा और इनके ऊपर पार्टी ने, मैंने अभी इनसे कुछ समय पहले बात करते समय कहा था कि इस बंजर भूमि के ऊपर इन्हें जो कठिन कार्य दिया गया है वो शायद हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में एक ही 2 प्रदेश अध्यक्षों को दिया गया होगा। तो ये इनके ऊपर दायित्व है और मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि ये उसमें खरे उतरेंगे और राष्ट्रीय लोकदल की संगठनात्मक गतिविधियों को न केवल अंजाम देंगे बल्कि सफलता के शिखर तरफ ले जाएंगे। इस आप लोगों से बातचीत में एक ये बहुत अहम प्रश्न है कि आखिर क्या कारण है, क्या वजह है कि एक राजनीतिक दल दूसरे प्रदेश में, तीसरे प्रदेश में। हम लोगों ने जो विगत 1-8 वर्ष में झारखंड की राजनीतिक घटनाक्रम देखें वो काफ़ी दिल को छू लेने के लिए काफ़ी। क्या कारण है कि भारतवर्ष का सबसे खनिज रूप से संपन्न राज्य आज अगर देखें तो आर्थिक रूप से टूटा हुआ और गरीब और पिछड़े राज्यों की कतार में सबसे नीचे बिहार के साथ खड़ा हुआ है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जर्मनी, विश्व में जर्मनी के बाद झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे ज़्यादा 40% खनिजों का उत्पादन करता है। हिंदुस्तान का अगर हम कहें तो आर्थिक इंजन है झारखंड, उसके बावजूद रेल के सबसे पीछे वाले खटारा डिब्बे की तरह ये दौड़ाया जा रहा है। ये विडंबना है, जिस धरती ने बिरसा मुंडा भगवान को दिया हो, हिंदुस्तान की आज़ादी में, क्रांति में जिन्होंने बिगुल फूका हो, उसकी धरती पर इस तरह का अभाव हो, जहां पर अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक होड़ लगी हो कि कौन ज़्यादा भ्रष्ट होगा और कौन ज़्यादा बार जेल जाएगा। उस प्रदेश के राजनीतिक हालातों को समझना बहुत ही दुखद एवं पीड़ादायी है। हम आज ये बात कह रहे हैं आप सबसे। संगठन की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने द्वारका प्रसाद दादा जी पर छोड़ी है। हम संगठन निर्माण की प्रक्रिया में हैं। आज और कल हम दोनों दिन हैं। प्रदेश कार्यकारिणी का गठन आज हम करेंगे रात तक बैठ करके, जिन जिन के नाम सुझाव गए हैं, और झारखंड के प्रत्येक जनपद का दौरा आने वाले समय में लगने जा रहा है। हम जनपद जनपद जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का निर्माण करेंगे। माया जी हमारे बीच में हैं, मुझे अच्छा लगा। आज मुझे और अच्छा इसलिए लगा क्योंकि नारी शक्ति की सहभागिता हम लोगों के साथ अपेक्षाकृत ज़्यादा थी। तो जहां मातृशक्ति जुड़ जाती है वहां पर फिर सफलता अपने आप 2 कदम और चल के समय से, वक्त से पूर्व आ जाती है। तो हम सब लोग संगठन निर्माण की इस प्रक्रिया में हैं
और मुझे लगता है कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अपनी सहभागिता देगा। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि वर्तमान आने वाले 1 माह के भीतर हम संगठन निर्माण की सारी प्रक्रिया को पूरी करें। अब आप लोग कुछ पूछना चाहें, कहना चाहेंगे तो हम सवाल जवाब के सेशन में स्तर पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, हम अभी संगठन निर्माण की पहले चरण में हैं, तो हम उस पर पहला हमारा जो फोकस है वो उस पर है। उसके साथ में चूंकि एनडीए के घटक दल हम हैं, तो ये बहुत नेचुरल है कि हम इलेक्शन में जाएंगे और घटक दल होने के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। आपने अपने पोस्टर में लिखा है विरासत, प्रेरणा और नेतृत्व जी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल। ये चौधरी चरण सिंह जी द्वारा स्थापित राजनीतिक दल है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद में भारतवर्ष के प्रधानमंत्री रहे, किसान, कमेरों, मजदूर, श्रमिकों की आवाज़ रहे, जो भी समाज के आखिरी छोर पे गांधी जी ने जिस राजनीतिक दर्शन का उद्भव दिया था उसको अगर सही मायने में हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने दिया तो उन्होंने ही दिया। उन्होंने ही कहा था कि देश की खुशहाली और संपन्नता का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। यदि देश का किसान और कमेरा वर्ग खुश रहेगा तो देश भी खुशहाल और संपन्न रहेगा। तो ये तो हमारी विरासत है। प्रेरणा हमें अजीत जी से मिलती है कि उस पूरी विरासत को उन्होंने संभाला, संजोया और इतना पढ़ने लिखने के बाद पहला IITN जो हिंदुस्तान की राजनीति में कदम रखता है, वो अमेरिका में नौकरी कर रहे थे, चौधरी चरण सिंह के समय बीच में आए और उस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को उन्होंने संभाला और उस दल को बिखरने नहीं दिया, खड़ा किया और देश में केंद्र की राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। क्योंकि उनका असमय देहावसान हो गया कोरोना समय में, तो अब जो हमारा नेतृत्व है वो चौधरी जयंत सिंह जी हैं जो इस पार्टी को लीड कर रहे हैं और भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार में भी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो हमें लग रहा है पिछले 2 वर्ष में हमने जितनी तेज़ी से राजनीतिक छलांग ली है वो राजनीति में बहुत कम होता है। हम किसी भी सदन में नहीं थे 2022 तक। हम इस समय विधानसभा में हैं, विधान परिषद में हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, प्रदेश की सरकार में हैं, केंद्र की सरकार में हैं और बहुत जल्दी हम झारखंड सरकार में भी हैं। ये बात सही है कि आप उत्तर प्रदेश में आपने अच्छा काम किया और जैसे कि आपने खुद कहा कि झारखंड की परिस्थितियाँ अलग हैं, क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश और झारखंड की जो क्षमताएँ हैं अलग अलग हैं, उसको पूरा कर पाएंगे? नहीं, झारखंड में तो असीमित क्षमताएं हैं। यदि क्षमताओं की बात करें, मुझे लगता है कि विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनके पास ऐसी क्षमता और ऐसी संपदा नहीं है। झारखंड को तो बहुत पहले हिंदुस्तान का सबसे संपन्न राज्य होना चाहिए क्योंकि इसके पास संपदा भी है और क्षमता भी है। ये दुर्भाग्य रहा इस प्रदेश का कि इन्होंने जिन जिन लोगों को नेतृत्व सौंपा उन्हीं ने लुटाई। इतने कम समय में इतनी बार मुख्यमंत्री बदले गए, इतनी जल्दी तो मुझे लगता है लोग लिबास नहीं बदलते हैं जितनी जल्दी झारखंड में हुकूमतें बदल गई। मेरा अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप संगठन का गठन पहले करेंगे, क्योंकि विधानसभा के चुनाव अब काफ़ी नज़दीक हो, तो क्या आप इस बार चुनाव में लड़ेंगे या फिर अगले चुनाव के लिए आप तैयारी करेंगे? नहीं, हम इसी बार के चुनाव में सहभागिता करेंगे और यदि राजनीतिक समझ जो लोग रखते हैं इस बात को समझते हैं कि संगठन निर्माण तो एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। संगठन में लोग जुड़ते आते रहते हैं, लेकिन चुनाव का एक समय ऐसा होता है जब संगठन निर्माण और तीव्र गति से होता है। तो ये हमारे लिए एक अच्छा अवसर भी है और जो लोग राजनीतिक रूप से विचलित हैं, झारखंड में कुछ बदलाव चाहते हैं, कुछ बदलना चाहते हैं, उनके लिए राष्ट्रीय लोकदल एक नौ विकल्प के रूप में सामने है। यदि वो चाहते हैं कि झारखंड की परिस्थितियाँ बदलें और सत्ता के उच्च अंगुल से पार्टी निकाल के बाहर और झारखंड का विकास हो और कुछ विकसित बने, तो राष्ट्रीय लोकदल में उन सभी का स्वागत है। मिश्रा जी, क्या आप गठबंधन के साथ जाएंगे या गठबंधन से? मैंने बोला मैं गठबंधन में हूँ तो साथ ही जाऊँ। नहीं, अगर किसी तरह अगर प्रदेश में गठबंधन आपकी नहीं होती है तब आप क्या करेंगे? मैं बहुत आशावादी आदमी हूँ, तो मैं पहले ही ऐसी कोई सोच नहीं रखता हूँ कि यदि ऐसा हुआ में तो हो सकता है। यदि ऐसा हम सोचते तो हम झारखंड में ना होते, कि यदि हम वहाँ गए और हमारा संगठन ना बना। मैं इस बात पे चल रहा हूँ कि हम धरती पर अगर झारखंड की आपके भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे कदम रख दिया है तो यहाँ हैंडपंप पानी निकाल के ही मानेगा। बताओ, हटकी सीटों पे आपकी मजबूत दावेदारी हो सकती है? ये अभी मैं आपको अगली वार्ता में बताऊँ क्योंकि अभी संगठन निर्माण की बात कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है वो समय थोड़ा सा भी अगर मैं कुछ कहूँगा तो अपरिपक्व साउंड करेगा कि अभी संगठन निर्माण में कितनी सीट, लेकिन हम
एनडीए के साथ सामंजस्य बनाते हुए लड़ेंगे कि हम जिन सीटों पे लड़ें उन पर हम जीत भी सुनिश्चित करें। अध्यक्ष जी, आप संगठन का क्या विस्तार कर रहे हैं, क्या टारगेट रखे हैं, कितने सदस्य बनाने का है? समय कम है और चुनाव भी नजदीक है और चुनौती बहुत ज़्यादा है आपके लिए, क्या तैयारी किस तरह के कर रहे हैं? आज तो राष्ट्रीय लोक दल का झारखंड प्रदेश में हम लोगों ने इसका शुरुआत किया है और बहुत तेज गति से यह राष्ट्रीय लोक दल अपने गति से सदस्यता की ओर चल रही है। आने वाला समय में मैं इसका टारगेट झारखंड प्रदेश से 20 लाख सदस्य बनाने का इसका मैं टारगेट रखा हूँ और यह काम पूरा होकर ही रहेगा। तो मैं आपके सवाल का अध्यक्ष जी के जवाब में मिला दूं, जोर है लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को आप जगाते हो। मीडिया से आप लोग हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। करते हैं और मजदूरों तो आपकी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किसानों और मजदूरों के लिए अपना क्या कदम उठाएंगे? हम तो सत्ता के बाहर भी किसानों और मजदूरों के लिए लड़ रहे थे। सत्ता में आने के बाद हम क्या करेंगे ये गर्व का विषय है, इसलिए कि अगर सब बात अभी हम कर लें। हमारा तो एक ही सिद्धांत है जिस पर हम चल रहे हैं कि गांव और समाज के आखिरी छोर में, चाहे वो कृषक हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे वो श्रमिक हैं, यदि उनके जीवन में खुशहाली नहीं है तो हिंदुस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। यदि झारखंड बीमार है तो महाराष्ट्र चाहे जितना सोचे तरक्की नहीं कर पाएगा। झारखंड की स्थिति और भाग्य तब बदलेगा जब महाराष्ट्र, दिल्ली और बाकी राज्यों के लोग झारखंड में काम करने आएंगे। अगर इस संकल्प के साथ हम लोग राजनीति करेंगे तो झारखंड का तकदीर बदलने में 2 वर्ष मैक्सिमम समय चाहिए। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है झारखंड के लिए। बिल्कुल है। यहाँ पे बारिशों के दिन में बारिश नहीं होती है, मजदूर पलायन कर रहे हैं। खनिज संपदा से परिपूर्ण है झारखंड की धरती। झारखंड का गर्व हमेशा भरा रहा है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पलायन सबसे बड़ी चुनौती है आज झारखंड प्रदेश की। इस दिशा में क्या सोचते हैं? यदि परिवार का मुखिया आपके घर में यदि पिताजी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ठीक से नहीं करेंगे तो बच्चे जो हैं वो जल्दी घर छोड़ के भाग के चले जाते हैं। यदि इस राज्य का मुखिया या मुख्यमंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारी ढंग से समझी होती तो पलायन जिस बुनियाद पे झारखंड का जन्म हुआ था, आज 24 साल का मैंने कहा कि नौजवान झारखंड खड़ा होता जो पूरा भारतवर्ष में इतराता और अपनी पूरी ऊर्जा से चलता। लेकिन ये दुर्भाग्य यही रहा कि मुखिया ही सही नहीं मिले। तो तभी मैं कहता हूँ आइए हम और आप दोनों मिलकर के जोर लगाते हैं और पलायन की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, कुपोषण की समस्या है, मानव तस्करी में झारखंड आगे बढ़ता चला जा रहा है, रोजगार नहीं मिल रहे हैं, दुर्दशाएं तो एक नहीं बहुत है। झारखंड बल्कि अपना दर्द यूं बयां करता है कि तमाम जिस्म जख्मों से भरा है और दर्द परेशान है कि पहले किधर से उठना। अनुपम जी, एक और सवाल ये जी कि 15 साल लगभग एनडीए की सरकार रही है झारखंड में, तो अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया? नहीं, कहाँ पे आप कह रहे हैं केंद्र की झारखंड में नहीं हो पाया, तभी तो हम आए हैं विकल्प के तौर पर। जैसे हम मान लिया मैं हूँ और आप कदम ले रहे हैं 10, अगर मैं भी ताकत आपके साथ लगा लूँ तो हो सकता है हमारे 25 कदम हो जाए। तो ये समय जो आप ये प्रश्न आपका है, ये ईश्वर ने चाहा तो आगे ऐसा ना हो, कुछ नई बुनियाद बनाई जाए, कुछ नए चीज़ें किए जाएं। हो सकता है राजनीति में जिन लोगों की सहभागिता होनी चाहिए उनको अवसर नहीं मिल रहा है, तो राष्ट्रीय लोकदल एक नया बिल्कुल बेदाग प्लेटफॉर्म, हिंदुस्तान की राजनीति में जो तीनों लगे राजनेता, कोई एक दामन पे दाग नहीं है, ना भ्रष्टाचार का ना किसी तरीके का। तो आज के समय में आवश्यकता इसी बात की है कि आप बेदाग छवि वाले साफ सुथरे काम करने वाले लोगों को लाइए और काम करिए। जयंत जी ने तो अभी अपना पूरा सांसद निधि सिर्फ युवाओं को समर्पित कर दिया है, स्टेडियम्स और खेल के और सबके निर्माण में। तो यदि हमारे पास शक्ति है और हम उसको आपके बीच में नहीं बांटेंगे तो कैसे उत्थान होगा। झारखंड को नए विकल्प की आवश्यकता है, नई ऊर्जा की आवश्यकता है, नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। झारखंड बदल जाए। ये अनुपम जी, जैसा कि आप अभी घोषणा कर चुके हैं कि आगे चुनाव में जोर आजमाई करेंगे, तो यहाँ 1932
अध्ययन आधारित जो स्थानीय नीति है या फिर सरना धर्म कोड जैसे मुद्दे आपके चुनावी घोषणा पत्र में शामिल होंगे? ये जब हम अभी घोषणा पत्र का निर्माण करेंगे, देखिए मैं कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि उस समय की जाए जब उसका सही समय हो। मैं झारखंड को अध्ययन कर रहा हूँ, मैं अध्ययन जी से इनपुट ले रहा हूँ, मैं आपसे भी लूँगा, मैं आपसे भी लूँगा, और फिर हम लोग बैठेंगे तब मैं मैनिफेस्टो पे बात करूँगा कि क्या होना चाहिए। हो सकता है कि जो योजनाएं चल रही हों कुछ हों जो बहुत बेहतर हों, उनका इम्प्लीमेंटेशन ना हो रहा हो। कुछ योजनाएं ऐसी होंगी जिनको पूरी तरीके से बदलने की और नई योजना देने की बात होगी। तो ये जब तक हम और आप संवाद नहीं करेंगे और जनता से संवाद नहीं होगा, मुझे लगता है उस पर बोलना मेरे लिए अभी सही समय है। एक दूसरा सवाल ये है, जैसा कि आप बता रहे हैं कि झारखंड खनिज संपदा राज्य है, यहाँ पर रॉयल्टी देखें तो झारखंड का कोयला लिया गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, हो सकता है इसी में उत्तर भी दिख जाए। और आपसे कोयला लिया गया 10 रुपये किलो में, ठीक, और जितना कोयला है हम आपका सब खरीद लेंगे। दूसरे राज्यों को वो बेचा गया, कब बेचा गया, कितने में बेचा गया, उस पर कितना सरप्लस आया, उसका हिस्सा कितना झारखंड को हुआ। जिस दिन हम ये हिसाब मांगेंगे उस दिन झारखंड की तरक्की की नई खिड़की खुल जाएगी।